अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हो ना तो ये वीडियो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है बेटा, ये आपके लिए कंपलसरी वीडियो है। एक अच्छा एस्पिरेंट, एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट वही होता है जिसकी स्ट्रैटेजी, फोकस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सब अलाइंड होती है। एग्जाम जब आने वाला होता है तो उनको लगता है कि यार वो 10-10, 12-12 घंटा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। यदि आप इस इल्यूजन में जी रहे हो कि मेरे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आने वाला पेपर कैसा हो सकता है और साथ ही साथ में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपकी नीट 26 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे। मेरा नाम है सूर्यभान और इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं आपको ड्रॉपर से डॉक्टर बनाने की। मेरे प्यारे चीतो, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, मैं आपको बता देता हूं, इस सेशन के अंदर पूरे फिजिक्स की डीप रिसर्च की जाएगी और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नीट 2026 में पेपर किस प्रकार का आ सकता है। देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस है ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हमारे हाई टॉप जो प्रायोरिटी के टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, लो प्रायोरिटी के टॉपिक्स के पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जिसके कारण एग्जाम हॉल में जो हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है वो मिस हो जाते हैं और लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको दिखते ही नहीं है, जिसके कारण आपका स्कोर अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा, ये एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा या फिर मैक्सिमम एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा टफ परसू होती है। जहां पे टफनेस ज्यादा होती है वहां पे हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां पे हमें पता होना चाहिए कि हमें किन टॉपिक्स पे किस तरीके से कमांड रखना है, किन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमें ज्यादा करने हैं और जो टॉपिक्स आपको टफ लग रहे हैं और हो सकता है वो लो प्रायोरिटी के टॉपिक हो सकता है वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरी बातें, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन जहां पे हम नीट के फिजिक्स के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज की एनालिसिस करेंगे और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जिसका आपको ध्यान रखना है और उसी चीज को फॉलो करनी है। इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पेपर कैसा आएगा और क्या एनालिसिस होता है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे चीतो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो के अंदर हमने 10 ईयर के डेटा को लिया है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। उसके अंदर हमने टोटल 520 क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, जिसमें से 243 टॉपिक्स को कवर किया गया है और उसकी मैपिंग हमने की है एनसीईआरटी के चैप्टर से, जो कि है टोटल 28। कितने हैं बच्चों? टोटल 28। अब ये हो सकता है 28 चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो एटम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और न्यूक्लियाई एक साथ पढ़ते हो, लेकिन यहां पे अलग अलग चैप्टर में है, तो उसी हिसाब से मैंने मैपिंग की है। तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से चैप्टर को आपको कितना समय देना चाहिए और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बात मैं आपको बहुत ही अमेजिंग डेटा लिख के बताता हूं कि भाई साहब 10 चैप्टर से, 10 या 12 चैप्टर से आउट ऑफ 28 ऑलमोस्ट 65% पेपर होता है फिजिक्स का, ऑलमोस्ट 65%। देखिए, जस्ट 10 चैप्टर आउट ऑफ 28 कंट्रीब्यूट 60% ऑफ ऑल क्वेश्चन। मास्टरिंग दीज हाई यील्ड चैप्टर कैन गिव यू मैसिव एज इन नीट फिजिक्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो चैप्टर कौन से हैं, आइए एनालाइज करते हैं पीवाईक्यूज को, फिर मैं आपको इसकी चर्चा करके बताता हूं। ऑल राइट एवरीवन, तो यहां पे वो सारे चैप्टर्स के नाम है। मैं ऊपर से नीचे ना जाने की बजाय नीचे से ऊपर जाऊंगा और आप ध्यान से सारे के सारे नाम सुनते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, लगभग 39 प्रॉब्लम्स आए हैं। आप जरा सोचिए, 10 साल के स्पेन में 39 प्रॉब्लम, ऑन एन एवरेज में 4 प्रॉब्लम भी मानता हूं, तो किसी पेपर में 4 प्रश्न किसी एक चैप्टर के होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को बताता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, किसी किसी ईयर ये 6 क्वेश्चन तक भी शूट हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर गलती से भी मिस ना हो। इस चैप्टर के सारे बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के प्रॉब्लम, इनफैक्ट जेईई मेंस तक के प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर से बनने चाहिए, क्योंकि इस साल भी आप इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा, विच इज अराउंड 20 मार्क्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, मुझे पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आप कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैट को मिला दो, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, इट्स अ ह्यूज चैप्टर। लेकिन इसी प्रकार से इसकी इंपॉर्टेंस भी है
कितने सवाल पूछे गए हैं? 29। लगभग हर साल 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स। देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी 27 सवाल। रे ऑप्टिक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि डिफिकल्टी लेवल जो है रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम का, वो ज्यादा शूट नहीं करते हैं नीट की परीक्षा में। जनरली लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, या फिर आपके मिरर फॉर्मूला हो गए, लेंस फॉर्मूलाज हो गए, या फिर आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले प्रॉब्लम हो गए, है ना, बेसिक प्रिज्म के प्रॉब्लम हो गए। इतना ही होता है। मतलब ये दिखने में आपको चैप्टर बहुत बड़ा समझ में आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट परस्यू हो सकता है, बट इसके क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए हैं वो एकदम बेसिक लेवल के पूछे गए हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन के पूछे गए हैं। वहीं ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल का देखने को मिल सकता है, बट रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको एवरेज सवाल ही मिलेगा। अगर आपने अपने फॉर्मुलेस को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, पीवाईक्यू सही से लगा रखे हैं, तो आप इसका मैटर कर दोगे क्लोज मेरे प्यारे चीजों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला वर्क पावर। देखो जहां जहां स्टार लगाता जा रहा हूं उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं बाद में बताऊंगा। अगला आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे सवाल देखो बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर 27 सवाल रे ऑप्टिक्स के बराबर इसकी इंपॉर्टेंस है। और जनरली इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है भी क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर ही मात्र एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपकी काइनेमैटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन सब यूज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स दिस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या रख रहा है? 27। अच्छा, जहां जहां मैंने स्टार लगा रखा है बेटा, इसका मतलब वो है इन चैप्टरों को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन चैप्टरों में आपका एफर्ट लगेगा कम और रिजल्ट मिलेगा ज्यादा। दीज आर हाई यील्ड चैप्टर्स, ठीक है कि नहीं बेटा, विद लो एफर्ट। एफर्ट बहुत कम है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर, भाई साहब ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो आप भूल ही जाओ। 27, देखो 26 सवाल आए हैं। बात 26 सवाल की नहीं है, मैं इनफैक्ट सेमीकंडक्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर रखूंगा। ये इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है, ज्यादा पुराने टाइम से नहीं पूछे जा रहे हैं इससे सवाल, लेकिन अभी रिसेंट टाइम से पूछे जा रहे हैं। और हर साल आप 2 या 3 सवाल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेक्ट कर ही नहीं करना, मतलब 3 सवाल इसके पक्का है। एक तो क्या, चैप्टर बहुत छोटा है, जब से ट्रांजिस्टर हट गया है अब इसके अंदर बचा ही क्या है? टाइप्स ऑफ डायोड बचा है, पीएन जंक्शन डायोड बचा हुआ है, और साथ ही साथ में आपके पास क्या बचा है? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट। 4 तो टॉपिक है इसमें, तो इसका एकदम मास्टर होना है आपको। यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क पावर एनर्जी। मतलब मास्टर, मतलब इन सारे चैप्टर जिस पे टिक लगाए हैं, इनके सबके जेईई मेंस के क्वेश्चन आपके पिछले 5 साल के कवर होने चाहिए, और नहीं है तो अभी से बैठ के लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन, देखना ध्यान से ना, रोटेशनल मोशन मैकेनिक्स में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कितने क्वेश्चन आए हैं? 25 क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, जैसा कि रे ऑप्टिक्स के साथ सिनेरियो था, वैसे ही रोटेशनल मोशन के साथ भी सिनेरियो है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट परस्यू होते हैं, इसीलिए इन दोनों टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं रिलेटिवली इजी पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों को टॉपिक जब डिफिकल्ट परस्यू होते हैं तो ये इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। कृपया करके आप ऐसा ना करें। देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, देखो मैं यहां पे बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर में बोल रहा हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहां से इन दोनों टॉपिक से बहुत आसान से सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करना है। एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आना चाहिए आपको, बेसिक टाउ इक्वल टू आई अल्फा, छोटे छोटे केसेस के लिए, पुली वाले प्रॉब्लम्स के लिए निकालते आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाते आना चाहिए। और आखिरी में रोलिंग मोशन के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, बेसिक वाले, है ना? कौन पहले पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बहुत बेसिक सवाल ये आते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये एनालाइज करके ही बताया जा रहा है पूरा का पूरा डेटा। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं, दिस इज ऑल एनालाइज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गिविंग यू दिस डेटा। मैं अभी आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है? कुछ भी फालतू बातें नहीं है, देख लो ध्यान से, ठीक है सर? बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आप कितने क्वेश्चन है? 25। वापस से देखिए, यहां स्टार लगा रखा है, इसका मतलब क्या है? ये टॉपिक में मेहनत कम लगेगी, आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर का एक सवाल कंफर्म है, यूनिट्स के 2 सवाल, मेजरमेंट यूनिट्स के 2 सवाल और डायमेंशन के 2 सवाल कंफर्म है, ठीक है? 3 सवाल आप इससे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल में। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए छोटा चैप्टर, हाई इंपैक्ट, छोटा चैप्टर पढ़ सकते हो खटाक से। एक केस यदि आपको याद है RLC सीरीज वाला, आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, है ना? थोड़ा बहुत एवरेज RMS निकालना आना चाहिए आपको, और उसके बाद आपको RL सर्किट, R सर्किट, C सर्किट, L सर्किट, कैसे फेजर डायग्राम्स बनते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो अ हाई यील्ड एंड लो एफर्ट टॉपिक। बिल्कुल परफेक्ट है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैं आपको बताता हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आप देखो कितने सवाल हैं?
21 सवाल। इसके साथ यदि आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर जोड़ दो तो कितने हो गए? 23। 21 और 23 कितने हुए? 34 सवाल। किस कैटेगरी में आ गया? किस कैटेगरी में आ गया भाई साहब? सर ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली कैटेगरी में आ गया। तो इस चैप्टर को गलती से भी छोड़ के मत जाना। इसके क्वेश्चन मॉडरेट भी पूछे जा सकते हैं, डिफिकल्ट भी पूछे जा सकते हैं। यहां पे मैंने बिल्कुल नहीं बोला है इजी पूछे जाएंगे, मैंने यहां बोला है इजी पूछे जाते हैं। यहां पे आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट दोनों मिल सकते हैं। दिस इज अ चैप्टर यू कैन नॉट मिस अलोंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। मैग्नेटिज्म को मिस मत करना, क्योंकि जब मैग्नेटिज्म से कम पूछता है तो करंट से ज्यादा पूछता है, जब करंट से कम पूछता है तो मैग्नेटिज्म से ज्यादा पूछता है मेरे प्यारे छात्र। अगला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब ध्यान से सुनना है ना, मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देख, कितना 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 21 सवाल। फील करते रहना, 21 सवाल। न्यूक्लियर 12 सवाल। 21 और 12 कितने हो गए? 33। ठीक है, और होगा और होगा, एक और होगा, एटम्स 33। 33 और 17, अरे सर 50 सवाल मॉडर्न फिजिक्स से पूछा है। यस सर, मतलब इसकी कैटेगरी कहां आ गई? इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर। आप सोच रहे हो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, फील करना, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसके बाद कौन सी आ गई अपने पास? ये वाला, वर्क पावर एंड एनर्जी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इन 4 चैप्टर को मिला लोगे ना बेटा, आपका 30% पेपर आएगा। 30%। 4 चैप्टर मिक्स कर रहा हूं मैं, सारी बातें मिक्स कर रहा हूं। 30%, 20, 25, 30% का पेपर, 1/3 पेपर आपका यहीं से बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं। ईएम वेव्स, छोटू सा चैप्टर, लेकिन देखो आप 20 सवाल है। कितने? ईएम वेव्स है गया आपके 20 सवाल। यस सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन हाई इंपैक्ट। इसीलिए ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर, हाई इंपैक्ट। अरे सर गजब। ऐसे ऊपर चलो, वेव ऑप्टिक्स 19 सवाल। वेव ऑप्टिक्स 19 सवाल। लॉज ऑफ मोशन कितने आ चुके हैं आपके पास? 18 सवाल। वेव ऑप्टिक्स 19 सवाल। अब वेव ऑप्टिक्स ऐसे तो डिफिकल्ट टू परस्यू है, लेकिन वापस से जैसा रे ऑप्टिक्स था वैसा ही वेव ऑप्टिक्स है। मतलब फॉर्मूला बेस्ड अगर आप चीजें करोगे तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड चीजें आप या करोगे तो आपका काम हो जाएगा। खासकर पोलराइजेशन वाला इफेक्ट देख लेना आप, है ना, पोलराइजेशन वाला इफेक्ट देख लेना, पोलराइजेशन पढ़ लेना, कैसे वेरी करता है I0 cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसमें अंदर डीप में जाओ तो YDSC के क्वेश्चंस अच्छे से, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, कहां कहां फॉर्मेशन होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं, तो क्या क्या वेवलेंथ होनी चाहिए, बेसिक 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 जो आपके क्लास नोट्स में है उनको पढ़ो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करो, है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से। आगे बढ़ते हैं। एटम्स हो गया, ठीक है, एटम्स मैंने मार्क कर दिया था इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं आप लोग, 17 प्रॉब्लम्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से कितने प्रॉब्लम है? 16। अभी देखो यार, मैंने इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मार्क किया, क्योंकि ये 17 सवाल पे मत जाओ आप। डोंट गो ऑन दी 17 सवाल। 17 सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपका एफर्ट लो लगने वाला है। आपको टाइप सारे पता होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उनके प्रॉब्लम कैसे होते हैं। क्योंकि कई कई बार, अभी रिसेंट ईयर में बता देता हूं, रिसेंट ईयर में थर्मोडायनामिक्स भाई सबका फेवरेट बन रखा है। रिसेंट ईयर में 2-2, 3-3 सवाल आ रहे हैं। तो आप ऐसा मत देखो कि ओवर 10 ईयर्स में इसको बोल रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स ओवर 10 ईयर की बजाय आप ये सोचो कि ये 5 साल का डेटा है आपके लिए थर्मोडायनामिक्स का, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ऑसिलेशन पे 16 सवाल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पे देखिए 15 सवाल। वापस से फ्लूइड में भी अभी बहुत सारा सिलेबस डिड्यूस हो चुका है, आपको पता ही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसे ही हटा दिया गया है, फोर्स ऑफ बायंसी हटा दिया गया है। तो बचता क्या है? बचता क्या है? बहुत ही कम डेटा बचता है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, फिर आगे चलते तो बर्नौली प्रिंसिपल। बस यही दो डेटा बनता है जहां से फ्लूइड से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। बट एनीवेज, जो स्टार है आप उस पर फोकस करिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कितने हैं? 12 सवाल। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस को आप मिला दो तो कितने हो गए? 12 और 29, 42 सवाल। इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस कैपेसिटर को मिला के कितने हो गए? 42 सवाल, है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये डिफिकल्ट है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। यहां से आप इलेक्ट्रोस्टैट प्लस कैपेसिटर से मिला के आप 3 से 4 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, बट वी नीड टू डू इट। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज 12, वेव 12, न्यूक्लियाई 12, काइनेटिक थ्योरी 11, ईएमआई, इसके आगे भी स्टार लगा देता हूं। छोटू चैप्टर, हाई इंपैक्ट, कभी कभी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, है ना, लेकिन इससे सवाल भी वैसे ही पूछा जाता है, एकदम इजी पीजी सा। आगे चलते हैं, इनको देखना, काइनामेटिक्स है, ऊपर पूरा काइनामेटिक्स है, ऊपर पूरा नहीं है काइनामेटिक्स, मोशन है ना, एक मिनट, ये कितना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखना बेटा,
और मोशन इन अ प्लेन, इन दोनों को मिला के 12 और 11, 23 सवाल। रिसेंट ईयर में काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है रिसेंट ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थर्मो, काइनेमेटिक्स, फील करना बेटा एक बार, रिसेंट ईयर की बात बता रहा हूं, रिसेंट ईयर की, है ना। उसके बाद ये वापस से करंट, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देखते जाना, ये रिसेंट ईयर के बता रहा हूं, थर्मो, काइनेमेटिक्स, करंट, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, है ना, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। रिसेंट ईयर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। एक बार तो थर्मो से 4-4, 5-5 सवाल आए थे, है ना, 2017 2018 में, मुझे याद नहीं है एक्चुअली डेटा, बट ये है रिसेंट ईयर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, क्लास 11th में हमने 228 क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, और ध्यान सुनो, सॉरी 228 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 44% है, और क्लास 12th कितना है, 56% है पिछले 10 सालों में। आपको पता चल चुका है क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड रे ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, इसका रीजन आपको पता है, हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिया है, जैसा एनसीईआरटी में मैप किया गया है, इस वजह से। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके पास 5 हाई प्रायोरिटी चैप्टर। अब ध्यान से सुनते जाना, इन चैप्टरों को बहुत ही अच्छे से करना है। बाकी जो मैंने आपको हाई यील्ड वाले चैप्टर बताए वो तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये 5 हाई प्रायोरिटी चैप्टर। सबसे पहला देख कौन सा है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कितना परसेंट, 7.5%। ओके, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कितना, 5.6%। तीसरा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 5.2%। चौथा वर्क एनर्जी एंड पावर, अगेन 5.2%। एंड आखिरी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन 5%। These are the 5 chapters that you must go through in a visual format। अब आपको फील आ गया होगा पूरा का पूरा। देखो कौन कौन सा है, अब खुद आंख बंद करोगे तो समझ में आ जाएगा। सर अपने को मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस अच्छे से आना चाहिए, रे ऑप्टिक्स अपने को अच्छे से आना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी अच्छे से आना चाहिए, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से आना चाहिए। 8 चैप्टर, कितने चैप्टर, 8 चैप्टर आपको एकदम बूम बूम तरीके से आने चाहिए। बिल्कुल सही सर, आगे चलते हैं। ये रहे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो मैं आपको ला के दे रहा हूं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। कृपया करके इस डेटा के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आज और अभी जाके आप एक बार एनालाइज करें कि आपको ये बनते हैं या नहीं बनते हैं। पहला आता है ब्रो लॉजिक गेट, दूसरा आता है बोर एटॉमिक मॉडल, तीसरा आता है वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, चौथा आता है डायमेंशनल एनालिसिस, पांचवा आता है ईएम वेव्स, छठा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सातवां आता है अल्फा बीटा गामा, आठवां आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नौवां आता है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, और 10वां आता है ऑर्गन पाइप। आप एक बार देख रहे हो इसके अंदर सेमीकंडक्टर और मॉडर्न के कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये देखो, देख लो सेमीकंडक्टर और मॉडर्न के कितने सारे टॉपिक हैं, 1 2 3 और आजा 4 और आजा 5 टॉपिक है 10 में से सेमीकंडक्टर और मॉडर्न मिला के। गलती से भी छोड़ के मत जाना, एकदम घोट के पी जाना एक एक चीज उसकी। बिल्कुल सही सर, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये एनालाइज करके रखा है। देखो लॉजिक गेट, देखो रीसेंट ईयर में देखना, आप तो रीसेंट ईयर में देखना है ना। लॉजिक गेट से देखो, देखो ध्यान से, एक 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 2 यहाँ पे एक ही पूछा है, ठीक है। वापस से देखो बोर एटॉमिक मॉडल, रिसेंट में देखना 2 2 2 2 1 2 2 1 1, इसमें तो एक एक आ रहा है, ठीक है कि नहीं। वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक देखो इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 1 सही है, अल्फा बीटा गामा 1 1, यहां से भी न्यूक्लियाई से थोड़ा पूछना कम कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा उसका वेटेज कम हो चुका है। न्यूक्लियाई से ज्यादा पूछा जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे, हाँ या ना, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, वही बात है एक बेसिकली, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, अगला देखो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एक एक क्वेश्चन पे मत जाओ, ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है ना। बट आपको क्या याद रखना है, मॉडर्न सेमीकंडक्टर और करंट तो बहुत ही एकदम टॉप लेवल पे आनी चाहिए। ये रहे उसके एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जरा ध्यान से देखें, अगर आप देख पा रहे हैं सही से तो जरा देखिए, पहला सवाल करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए, इनके अंदर बेसिकली क्या पूछा गया है, आउटपुट पूछा जा रहा है। देखो हर जगह यही पूछा जा रहा है, आउटपुट पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार का गेट बनेगा, 1 और 0, ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसके अंदर ही क्या पूछा है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल या आउटपुट, ट्रूथ टेबल या आउटपुट, ट्रूथ टेबल या आउटपुट। ये देखिए आउटपुट, वापस से ट्रूथ टेबल, वापस से क्या हो गया, ट्रूथ टेबल, वापस से क्या हो गया, ट्रूथ टेबल, वापस से क्या हो गया, आउटपुट, वापस से क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, वापस से इसका आउटपुट, और फाइनली इसका वापस से आउटपुट, है
है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लॉजिक गेट से देखने को मिलेंगे। अगला, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल क्या क्या मिलता है बोर एटॉमिक मॉडल में? बेसिकली वही आपकी एनर्जी लेवल्स के, आपकी रेडियस क्या होगी, आपकी वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग ऑर्बिट में। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, रेशियो ऑफ वेवलेंथ बामर सीरीज और लाइमन सीरीज। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए हो? याद है सर, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, सीरीज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एनर्जी पे क्वेश्चन आ गया वापस से, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, है ना। बेसिक्स पे देखो, सिर्फ बोर मॉडल, ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये भी पूछा हुआ है आपसे, है ना। ऐसे ही देखो, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जब जंप करता है। क्लियर है क्या? बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बोर एटॉमिक मॉडल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यू कैन नॉट मिस, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन है ये आपको अंदाजा दे चुका है। वेव पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट, वापस से देखो इसके अंदर अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड प्रॉब्लम्स व्हिच इज आस्क्ड, है ना। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना। तो ये दिस इज आल्सो अ वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना। तो डू वेव पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट पे आपको बहुत अच्छे से सवाल करते आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए क्या कि भाई साहब डिब्रॉय वेवलेंथ कैसे निकालते हैं और अलग अलग केसेस में उनको कैसे प्रोसीड किया जाता है। यस सर, यस सर। ये रहे डायमेंशन। डायमेंशन के तो आपको तरीके पता ही है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसके सारे क्वेश्चन आपने को बनने चाहिए। ईएम वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक पे वापस से वही कहानी, कभी कभार इंटेंसिटी पे पूछ देगा। सबसे ज्यादा तो वही कॉमन होता है, C इज इक्वल टू E क्रॉस B, है ना। डायरेक्शन किधर होगी, E दे देगा, B निकालने को बोल देगा कि भैया B बताओ कैसा होगा, है ना। देख के निकालते अपने को आना चाहिए। साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड निकालने को भी बोल सकता है, E इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ C से, या इंटेंसिटी निकालने को बोल सकता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू C से, या फिर B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू C से, है ना। यही 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो, और कुछ भी नहीं है, बस यही है, B इक्वल टू E बाय C। फालतू E दे रखा है, ये पूछ लिया है ना। ये पूछ रखा है V और C में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसे देख रखा है, बस ध्यान से। और आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको बता देगा कि आने वाली वेव की वेवलेंथ ये है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल की बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि अगर दो अपन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रखे हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो इनमें से ग्राफ कौन सा होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनमें से ग्राफ कौन सा होगा। यस और नो बेटा, वर्क फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो जनरली पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा डीके पे तो अभी सवाल आना बंद हो चुके हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर इट। सबसे पहली बात, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डीके आपके सिलेबस से हट चुका है। ये हमने एनालिसिस किया है तो उस हिसाब से बताया, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया। बैटरी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल एरिया इतना है, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके अंदर ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉप लेवल के सारे प्रॉब्लम्स आपको करते आने चाहिए। ऐसे ही मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, इसके ऊपर भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है ना, कैसे आता है, C dV by dt से आता है ना। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, ना इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ऑर्गन पाइप, है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। यदि ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो फंडामेंटल लोड λ/4 पे हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो λ/2 पे हो जाएगा। फिर अगला किस किस पे होगा, है ना, 2n+1 V/4L पे होगा, NV/4L 2L पे होगा। इस टाइप से आगे की तरफ क्वेश्चन बताइए आप लोगों को। ऑर्गन पाइप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। इसकी ट्रिक भी होती है, इसका एक ट्रिक वीडियो भी बना के डालूंगा मैं, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स पे ऑर्गन पाइप पे, जहां पे आपको पूरी ऑर्गन पाइप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इनफैक्ट मैं काम करने वाला हूं, जैसे लॉजिक गेट का भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, देखना आप इसी चैनल पे देखना। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पीएन जंक्शन हो गया, लॉजिक गेट हो गया, टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका मिनी शॉट बना के डाला गया है बेटा। और जो बचे हुए टॉपिक है इनका भी मैं मिनी शॉट बना के डालूंगा। डू फॉलो द चैनल फॉर मोर। ओके, यस सर। चलो बढ़ते हैं, अब आते हैं हम चैप्टर प्रायोरिटी पे। मैच देखो ध्यान से, हाई प्रायोरिटी 20+ क्वेश्चन, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये पिछले 10 साल का डेटा है, देखो ध्यान से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, WP, सेमीकंडक्टर, रोटेशन, यूनिट्स, अल्टरनेटिंग करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर, EM वेव और ग्रेविटेशन। These are the high priority chapters, my dear friend. इनको आप गलती से भी मिस मत करना। देख लो, अच्छे से देख लो भाई साहब। मार्क हटा देता हूं,
मार्क हटा देता हूं मैं, अच्छे से देख लो आप, है ना, ये कौन से चैप्टर हैं जो आपको 100% आने चाहिए यदि आप 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो। 25 क्वेश्चन समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम दिस वन। आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, देखो ध्यान से, मीडियम प्रायोरिटी। वेव ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, एटम्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये कैसे हैं, मीडियम प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, और लो प्रायोरिटी में ये आते हैं, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव्स, न्यूक्लियाई, काइनेटिक थ्योरी, ईएम, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं इसको लो प्रायोरिटी, ये दोनों एक चैप्टर क्लब कर दोगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। देखिए जहां भी लो प्रायोरिटी मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जहां भी लो प्रायोरिटी लिखा हुआ है, आप वहां पे अगर मान लो आपने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, एक वन शॉट वीडियो देखना है अच्छे से, उसके सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करने हैं। लेकिन जहां हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी है, खासकर हाई प्रायोरिटी में आपकी टॉप लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, जहां पे आप पिछले 5 साल के जेई मेंस से क्वेश्चन जरूर करेंगे। साथ ही साथ में आपके जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं, उन मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उनको आप जरूर रिवाइज करोगे। दैट विल गो फॉर हाई प्रायोरिटी। व्हाट विल बी डू फॉर मीडियम प्रायोरिटी? मीडियम प्रायोरिटी में आपको बेसिक्स काम करने हैं। क्या काम करने हैं? सबसे पहले आप अपने नोट्स को पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद दूसरा आपको क्या काम करना है, आपको जेई मेंस के पिछले 2 साल के प्रॉब्लम लगाने हैं, 2 या 3 साल के। इसके अंदर आप 5 से 6 साल के लगाओगे, इसके अंदर 2 से 3 साल के, और नीट के पीवाईक्यूज पे, इसके इन चैप्टर्स पे नीट के पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा फोकस रखना, तभी हो पाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, फाइनली वीडियो की जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्या है, मास्टर 12 हाई प्रायोरिटी चैप्टर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 66% ऑफ पेपर यहां से आता है। अगला, फोकस ऑन टॉप 10 टॉपिक्स, आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। लॉजिक, गेट, डायमेंशनल एनालिसिस, फोटो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। उन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन अल्फा, बीटा, गामा, डीके को छोड़ के सारे टॉपिक्स में एकदम फोड़ बूम बाम आना चाहिए। कवर 7 मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स। ठीक है, क्या करना है आपको, कवर 7 मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स, वेव ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, एटम्स, थर्मोडायनामिक्स एंड अदर क्वेश्चन फॉर एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इनको कवर करना है, इनको छोड़ना नहीं है। हाई को तो बहुत अच्छे से मास्टर करना है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करेक्ट है कि नहीं? बट क्विक रिवीजन ऑफ लो प्रायोरिटी, इनको आप रिवीजन पे रखिए। आप इनके बेसिक, ये इन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो लोग स्मार्टली अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 130 140 से ऊपर। करेक्ट है कि नहीं? उनके लिए है। जिनको 180 में से 180 चाहिए, भाई साहब आपको तो सब पढ़ना है ना, बट इन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना, मीडियम और किस पे, अपने हाई प्रायोरिटी वाले पे। बिल्कुल सही सर, आप इनके बेसिक फॉर्मुलास पढ़िए, रिलेटेड क्वेश्चन करिए, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट, प्रैक्टिस ईयर वाइज पेपर्स, आपको पता ही है, मैं यहाँ पे बता चुका हूं, मैं कई बार स्टूडेंट को बोल चुका हूं, क्योंकि आने वाला पेपर पता नहीं कैसा हो, लेकिन ये पता है कि अगर टफ होगा तो फिजिक्स टफ आएगी। उसके लिए जेई मेंस के आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरे प्यारे चीतों? तो अब एक सवाल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बच्चे पूछते भी हैं कि सर आने वाला पेपर फिजिक्स का कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा कि आसान आएगा? मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं कि अब तक जितनी फिजिक्स आसान आती थी 2021, 2022, 2023, 2024 तक, वैसी तो नहीं आएगी, पर उतनी भी डिफिकल्ट नहीं आएगी जितनी 2025 में आई। मतलब सर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ध्यान से सुनना, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 से 25% पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। मतलब 10 प्रश्न आपको ऐसे दिखने वाले हैं पेपर के अंदर जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है। मतलब ये क्या ये बनेंगे नहीं हमसे? बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन ये उन्हीं बच्चों से बन पाएंगे जो वैरायटी को कवर करेंगे, जिनने मल्टीपल, देखिए क्या होता है ना बेटा, आपने फिजिक्स में जितने प्रश्न लगा रखे होते हैं, है ना, तो वैसा ही अगर आपको एग्जाम में प्रश्न दिखता है तो आप सही कर पाते हो। लेकिन अगर आपने वैरायटी कवर नहीं की है तो इस बार आप नीट 2026 में मात खा जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैरायटी को आप कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 10 प्रॉब्लम आपके गेम चेंज कर सकते हैं। यस और नो? तो फिजिक्स कैसी आएगी? फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगी, जहां पे 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। या तो वो लेंदी हो सकते हैं, या तो वो कैलकुलेटिव हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो लेंदी की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, या फिर कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, असेसमेंट रीजन बेस्ड हो सकते हैं, या फिर मैच द कॉलम हो सकते हैं। दैट विल मेक द पेपर लिटिल मोर डिफिकल्ट। सो आई होप मैंने इस पूरी चीज को आपके सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया हो, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो पे आपको जाके आप समय खोटी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव गिवन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम हियर। So that's it from my side today. Thank you for patient listening, everyone. Bye bye, take care, love you all, and best wishes for NEET 2026. Bye.